मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, दिस इज शेखर कुलश्रेष्ठ बिफोर यू। वेलकम टू संजीवनी। आज हम लोग जो है सीपीसीटी प्रीवियस पेपर जो कि 14 मई 2022 शिफ्ट 1 इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। इसके कंप्यूटर सेक्शन के जो 52 क्वेश्चंस हैं इसको मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा, एक एक करके उनको डिस्क्राइब भी करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को एंड तक देखें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरह के हम आगे भी सीपीसीटी से रिलेटेड जो है प्रैक्टिस सेट मैं आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। तो आप लगातार इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। थैंक यू। आगे देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि आप विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग कर रहे हैं तो आमतौर पर आप पर में स्थित एक आइकन के माध्यम से रिसाइकिल बिन को एक्सेस करेंगे। यानी कि सीधा सा क्वेश्चन पूछा गया है कि विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में आपको रिसाइकिल बिन ऑप्शंस कहां मिलता है। ठीक है, डेस्कटॉप पर, पेन ड्राइव में, शॉर्टकट मेन्यू में या प्रॉपर्टी डायलॉग बॉक्स में। तो मुझे लगता है बहुत आसान क्वेश्चन है। जिन्होंने भी थोड़ा बहुत भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। आंसर विल बी डेस्कटॉप। डेस्कटॉप पर आपको रिसाइकिल बिन आइकन दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। माइक्रोसॉफ्ट का एक डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टूल के साथ रिलेशनल माइक्रोसॉफ्ट जेट डेटाबेस इंजन को जोड़ता है। तो यहां पर माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उपलब्ध कराए गए एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में जानकारी पूछी गई है कि कौन सा माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। एमएस एक्सेस, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल एंड एमएस पावर पॉइंट। तो देखो ऐसा है कि इसमें एमएस वर्ड हमें पता है, मैंने कई बार बताया हुआ है क्लासेस में कि एमएस वर्ड जो है इट इज अ टाइप ऑफ वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर, एक्सेल इज अ कैलकुलेशन सॉफ्टवेयर एंड पावर पॉइंट इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर। यहाँ पर एमएस एक्सेस इज अ डीबीएमएस प्रोवाइडेड बाय द माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन। माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा उपलब्ध कराया गया जो डेटाबेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है दैट इज एमएस एक्सेस। एमएस एक्सेस का उपयोग जो है कंप्यूटराइज तरीके से डेटाबेस को मैनेज करने के लिए होता है और ये रिलेशनल डेटाबेस मॉडल का उपयोग करता है, यानी कि डेटा को टेबल के फॉर्म में स्टोर करता है। ठीक है, जो मैं एडवांस एक्सेस की एडवांस कंप्यूटर की जो क्लासेस लेता हूं उसमें मैं एमएस एक्सेस को भी पढ़ाता हूं। तो जो लोग उस क्लास को लेते होंगे उन्हें पता होगा एमएस एक्सेस कैसे काम करता है। तो इसका आंसर होगा एमएस एक्सेस। अगला क्वेश्चन है, आप उस फील्ड में अधिकतम कितने वर्ण दर्ज कर सकते हैं जिसका डेटा टाइप एमएस एक्सेस डेटाबेस 2013 का शॉर्ट टेक्स्ट है। तो यहां पर डेटा टाइप पूछा गया है एमएस एक्सेस का, उसका फील्ड साइज पूछा गया है 125, 375, 235 और 255। तो देखो ऐसा है कि इसमें शॉर्ट टेक्स्ट जो डेटा टाइप होता है एक्सेस के अंदर एक्चुअल में कई प्रकार के डेटा टाइप होते हैं जिनको आप फील्ड के रूप में यूज कर सकते हैं। यानी फील्ड के में आप किस प्रकार का डेटा यूज करेंगे या फील्ड में आप कैसा डेटा स्टोर करेंगे, ये प्री सेट होता है और वहां पर आप फील्ड का डेटा टाइप सेट करते हैं। ठीक है, तो उसमें टेक्स्ट डेटा इनपुट करने के लिए दो डेटा टाइप आपको मिलते हैं, शॉर्ट डेटा टाइप और लॉन्ग डेटा टाइप। तो जो शॉर्ट डेटा टाइप होता है आपका, उसका फील्ड साइज होता है 255। कितना होता है आपका? 255। इसके बाकी के जो तीन ऑप्शन है वो किसी काम के नहीं है, लास्ट वाला 255 है। जो लॉन्ग टेक्स्ट रहता है आपका उसको मेमो फील्ड भी बोलते हैं या मेमो डेटा टाइप भी बोलते हैं और वहां पर आप 2 GB तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो आंसर विल बी 255। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेटिंग सिस्टम के संबंध में एफएटी का पूर्ण नाम क्या है? एफएटी का क्या मतलब होता है? फाइल एलोकेशन टेबल, फाइल एट्रीब्यूट टेबल, फॉन्ट एट्रीब्यूट टेबल, फॉर्मेट एलोकेशन टेबल। सो व्हाट इज एफएटी? एफएटी है क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का जो फाइल सिस्टम है वो एफएटी होता है। विंडोज के प्रीवियस वर्जन्स में जैसे कि विंडोज 98 में, विंडोज एक्सपी से पहले जितने के वर्जन थे विंडोज के 95, 98, एनटी, उन सब में एज अ फाइल सिस्टम एफएटी का यूज किया जाता था।
मैंने लगातार क्लासेस में इसके बारे में बताया हुआ है, फाइल सिस्टम के बारे में कि क्या होता है। कंप्यूटर के अंदर फाइलों को मैनेज करना इसका काम होता है और इसका फुल फॉर्म होता है फाइल एलोकेशन टेबल। एफईटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन पहले भी आ चुका है जिसमें एफईटी के वर्जन पूछे गए थे, कौन कौन से होते हैं, तो वो भी मैंने बताए हुए हैं। एफईटी कई वर्जन में आता है, जैसे एफईटी 16 आता है, एफईटी 32 आता है, एफईटी प्लस आता है, तो कई तरह के एफईटी वर्जन आपको आते हैं। अगर वर्तमान ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की जाए कि वर्तमान समय में कौन सा जो है फाइल सिस्टम उपयोग में आता है, जो हम ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं, जैसे विंडोज 98 के बाद में, जैसे अभी वर्तमान में विंडोज 7 हम लोग यूज करते हैं, विंडोज 10 यूज करते हैं, यहाँ पर एनटीएफएस फाइल सिस्टम का यूज होता है। कंप्यूटर की किस पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया था? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। तो आईसी का उपयोग थर्ड जनरेशन में कंप्यूटर में हुआ था। जैसा कई बार हम लोगों ने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर में, जो कंप्यूटर की पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब का, दूसरी पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का, तीसरी पीढ़ी में आईसी का, चौथी पीढ़ी में वीएलएसआईसी का, पांचवी पीढ़ी में यूएलएसआईसी का उपयोग हुआ था। आईसी सिलिकॉन मटेरियल की बनी हुई एक इलेक्ट्रिक सर्किट होता है आपका, जिसमें नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर रहते हैं, कई सारे ट्रांजिस्टर की कैपेसिटी रहती है एक आईसी के अंदर। और जो आईसी होता है आपको वो सिलिकॉन मटेरियल से बना होता है, जिसको जैक किल्बी और रॉबर्ट नाइसी ने 1958 में डेवलप किया था। तो ये मैंने आपको बताया हुआ है पहले। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर प्रणाली में सबसे धीमी मेमोरी है? यानी कि कंप्यूटर सिस्टम में सबसे स्लो मेमोरी कौन सी है, ये पूछा गया है। स्लो का मतलब है यहाँ पर डेटा ट्रांसफरिंग स्पीड जिसकी सबसे कम हो। हार्ड डिस्क, टेप, कैश मेमोरी और स्टैटिक रैम। तो यहाँ पर इन मेमोरीज का दिया गया, जिन्होंने मेरी क्लास ली हुई है फंडामेंटल की, उनको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पर देखो यहाँ पर सबसे तेज मेमोरी की बात की जाएगी तो कैश है। स्टैटिक रैम ही आपका एज अ कैश यूज में आता है, तो ये दोनों एक ही है आपका। हार्ड डिस्क से भी धीमा है आपका टेप, तो टेप इसका आंसर होगा, यानी कि मैग्नेटिक टेप इज अ वेरी स्लो मेमोरी, जो कि सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर्स में प्रयोग में आता था आपका। फिर टेप के बाद में डिस्क आई है आपकी। हार्ड डिस्क का उपयोग थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर से हुआ है। 7 नंबर क्वेश्चन, सेकेंडरी स्टोरेज किसका उदाहरण है आपका? रजिस्टर्स का नहीं, सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण है। यानी सेकेंडरी स्टोरेज का एक उदाहरण क्या है? रजिस्टर, रोम, रैम और हार्ड डिस्क ड्राइव। तो ये भी एक मेमोरी से ही क्वेश्चन है, लगातार दूसरा क्वेश्चन है मेमोरी से। रजिस्टर, रोम, रैम, ये तीनों आपका प्राइमरी मेमोरी का उदाहरण है। हार्ड डिस्क जो है इट इज अ टाइप ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, तो ये भी हमने पढ़ा हुआ है। हार्ड डिस्क का सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस से संबंधित ये रहता है आपका। हार्ड डिस्क, रजिस्टर, रोम एंड रैम, ये तीनों प्राइमरी मेमोरी के अंतर्गत आते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, सीपीयू सेकेंडरी मेमोरी से जानकारी कैसे पढ़ता है? यानी कि अच्छा, जिन्होंने भी क्लास ली है, ये भी आपका फंडामेंटल से क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट है आपका फंडामेंटल। मैं लगातार बताता रहता हूं कि फंडामेंटल बहुत महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो जिन्होंने भी क्लास ली उनको मैंने बताया है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है। तो यहाँ पर सीधे डायरेक्ट सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा उठाता है सीपीयू, रैम के माध्यम से उठाता है, हार्ड डिस्क के माध्यम से उठाता है, या फिर फ्लॉपी डिस्क के माध्यम से उठाता है। तो देखो ऐसा है यहाँ पर कि सीपीयू सीधे मेमोरी से डेटा नहीं उठाता, यानी कि सेकेंडरी स्टेज से डेटा नहीं उठाता है। पहले डेटा रैम पर जाता है और रैम से फिर कहां जाता है? सीपीयू पर जाता है। तो इस तरीके से इसका आंसर होगा दूसरा, रैम के माध्यम से। सीपीयू किसके माध्यम से डेटा उठाता है? रैम के माध्यम से। नेक्स्ट, एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे एंडी रूबिन द्वारा विकसित किया गया है, जिसका उपयोग मोबाइल उपकरणों के लिए किया जाता है। तो वैसे तो मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, एंड्रॉयड और लाइनेक्स। मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों ने आंसर लगा दिया होगा, भले ही इसका नहीं समझ में आया होगा कि क्या लिखा हुआ है, बट मोबाइल उपकरणों के लिए जिसका उपयोग होता है। तो देखो मैक का उपयोग मोबाइल के लिए नहीं होता है, विंडोज का उपयोग मोबाइल के लिए नहीं होता है,
लाइनेक्स का उपयोग मोबाइल के लिए नहीं होता है, एंड्रॉयड का उपयोग मोबाइल के लिए होता है। यहां पर आपको जो पॉइंट करने वाली बातें हैं, जो नोट करने वाली बातें हैं, वो ये है आपका कि एंड्रॉयड एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये आप एक नोट करो पॉइंट। और दूसरा, इसे एंडी रूबिन के द्वारा विकसित किया गया। ये दो पॉइंट आपको नोट करने हैं, काफी महत्वपूर्ण नए आपको पॉइंट मिले हैं, इनको आप नोट कर लें। ठीक है, आगे जानकारी को टंकित किए बिना सीधे कंप्यूटर में सूचना दर्ज करने के लिए निम्न डिवाइस में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो टंकित करने का मतलब क्या होता है? टंकित का मतलब होता है टाइप करना, यानी कि बिना इंफॉर्मेशन को टाइप किए हुए आप कंप्यूटर में सूचनाओं को सीधे कैसे पहुंचा सकते हैं। तो कंप्यूटर में सूचनाओं को सीधे पहुंचाने के लिए बिना टाइप किए हुए आप किसका उपयोग करेंगे? स्कैनर का, माउस का, टच स्क्रीन का, ट्रैक बॉल का। तो अब आप इस क्वेश्चन को समझो, आपको टाइप नहीं करना है। अब टाइप नहीं करना है, सूचनाओं को सीधे कंप्यूटर में पहुंचाना है। देखो, माउस, टच स्क्रीन, ट्रैक बॉल, इनसे आप कमांड देते हैं, इनपुट नहीं कर पाते, मतलब कमांड को क्लिक कर पाएंगे आप। ये तीनों क्लिक करने के लिए होता है। अगर आप सूचनाओं को, जानकारियों को कंप्यूटर में स्टोर करना चाहते हो तो वहां पर हम स्कैनर का उपयोग करेंगे। किसका उपयोग करेंगे? स्कैनर का। स्कैनर से अपन मैंने कई बार बताया है कि जो फिजिकल फॉर्म में जो डॉक्यूमेंट होता है उसको आप डिजिटल रूप में कन्वर्ट करके कंप्यूटर में स्टोर कर सकते हैं बिना टाइप किए हुए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयोमेगा द्वारा विकसित फ्लॉपी डिस्क का एक उन्नत संस्करण था। ठीक है, जिप डिस्क, रैम, मैग्नेटिक स्टेप, स्मार्ट कार्ड। अब देखो, ये भी क्वेश्चन देखो बहुत से लोगों को नहीं पता होगा, लेकिन अगर थोड़ा सा आप इसमें दिमाग लगाएं, थोड़ा सा सोचें, रैम फ्लॉपी का टाइप नहीं होता है, मैग्नेटिक स्टेप और स्मार्ट कार्ड भी फ्लॉपी का टाइप नहीं होता है, मैग्नेटिक स्टेप कुछ रहता नहीं है। इसका आंसर है आपका जिप डिस्क। जिप डिस्क इज अ टाइप ऑफ फ्लॉपी डिस्क जो कि हाई स्टोरेज कैपेसिटी को के लिए उपयोग में आता था और इसकी स्पीड भी काफी ज्यादा रहती थी। तो इसका आंसर होगा जिप डिस्क। नेक्स्ट है, बायो सेटअप पासवर्ड को हटाने का इनमें से सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? यानी कि बायो सेटअप पासवर्ड को आप कैसे हटा सकते हैं? मदरबोर्ड के सीमूस पासवर्ड जंपर सेटिंग को बदलना, विंडोज कंट्रोल पैनल से पासवर्ड हटाना, बायोस को अपडेट करना, बायोस चिप को बदलना। तो इसका आंसर बनेगा आपका पहला वाला, मदरबोर्ड के सीमूस पासवर्ड जंपर सेटिंग को बदलना। क्यों बनेगा इसका ये आंसर? क्योंकि इसमें क्या रहता है आपका, बायोस कहां पे रहता है आपका? जब कंप्यूटर आप बूट करते हैं तो बायोस प्रोग्राम आपका जो है रन होता है, और बायोस का जो प्रोग्राम है वो मदरबोर्ड पर मौजूद रोम के अंदर आपका स्टोर रहता है। अगर आप उसको बदलना चाहते हो तो आपको सीमोस सेटिंग को चेंज करना होगा। आप पासवर्ड की सेटिंग को हटा सकते हैं, बदल सकते हैं, जो भी करना है आप वहां से कर सकते हैं। तो सीमोस पासवर्ड सेटिंग को आप बदल के ये काम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की सबसे छोटी एवं सबसे तेज मेमोरी, यानी कि इस साइज में सबसे छोटी, स्टोरेज कैपेसिटी सबसे कम है और स्पीड, डेटा ट्रांसफर स्पीड सबसे ज्यादा है? कौन सी है ये? सीडीओम, डीएम, रजिस्टर और रैम। ये मेमोरी से लगातार तीसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो आपको मैं बताऊं, सबसे छोटी जो मेमोरी होती है वो रजिस्टर होती है। मैंने क्लासेस में बताया हुआ है आपका। रजिस्टर सबसे छोटी होती है, जिसका साइज सबसे कम होता है, पर गति सबसे तेज होती है। रजिस्टर के बाद रैम आती है आपकी। ठीक है, रैम का ही टाइप डीएम है आपका, और सीडीओम तो इसमें कहीं लिस्ट में ही नहीं आता, क्योंकि सीडीओम तो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है आपका। तो आंसर इसका होगा रजिस्टर। नेक्स्ट हम देखते हैं, बायोमेट्रिक प्रणाली में वैध उपयोगकर्ताओं के एनरोलमेंट के पंजीयन के बाद जब उनकी पहचान के दावे की पुष्टि के लिए नया बायोमेट्रिक नमूना आता है तो इसकी तुलना नामांकित उपयोगकर्ता के डेटाबेस में उपलब्ध नमूने से की जाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि देखो, इसमें क्या पूछा गया है कि आप जैसे कहीं ऑनलाइन फॉर्म भरते हो तो वहां पर आप अपना पूरा बायोमेट्रिक डिटेल फीड करते हो, आप उसके अंदर, फॉर्म के अंदर आपकी सारी जानकारी भरी जाती है। ठीक है, जब आप एग्जाम देने जाते हो तो आपने जो जानकारी भरी हुई थी फॉर्म में, उसकी तुलना
आप वर्तमान में आपकी कंडीशन से मैच की जाती है। अगर वो दोनों मैच कर जाते हैं तो फिर आप ये मान लिया जाता है कि ये वही व्यक्ति है आपका। ठीक है, तो क्या होता है इसमें? पैटर्न मैचिंग, पैटर्न क्लासिफिकेशन, पैटर्न प्रेडिक्शन, पैटर्न रिग्रेशन। तो अब यहाँ पे मैंने क्या होता है, मैचिंग की जाती है। मैचिंग करना यानी कि मिलान करना। पिछला वाला जो स्टोर्ड डेटाबेस है उससे अभी जो आया है उसको दोनों को आपस में मिलाया जाता है और इसको पैटर्न मैचिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पैटर्न मैचिंग। ये आप सभी लोग यूज करते हो। ऐसा नहीं कि आप एग्जाम देने जाते हो तभी इसका यूज करते हो। आप अपना एंड्रॉयड मोबाइल यूज करते हैं तो एंड्रॉयड मोबाइल में क्या रहता है कि आप पहले से उसमें फिंगर का नमूना एक स्टोर कर देते हैं। आप फिंगर का जो एक पहले से उसमें स्टोर रहता है आपके, और जब भी आप लॉक को ओपन करना चाहते हैं तो फिंगर आप जैसे ही टच करते हो अपना थंब, तो जो स्टोर्ड है आपका पहले से, उसको अभी वर्तमान अंगूठे के मिलान से मिलाया जाता है। अगर वो मैच कर जाता है तो आप उसमें लॉग इन कर जाते हो। तो पैटर्न मैचिंग इसको कहा जाता है। एमपीईजी में ई का क्या मतलब होता है? तो एमपीईजी में ई का क्या मतलब होता है आपको ये इसमें बताना है। तो क्या होता है भाई आपका एमपीईजी में ई का मतलब? इंजीनियर, एक्सपर्ट, एक्सपीरियंस और इलेक्ट्रिकल। अगर आपको एमपीईजी का फुल फॉर्म आता है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हो। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप, एमपीईजी मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप। तो यहाँ पे ई का मतलब होता है एक्सपर्ट। ई का मतलब क्या रहता है आपका? एक्सपर्ट होता है। मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट ग्रुप ये आपका जो है वीडियो का जो है एक फॉर्मेट है, वीडियो फाइल का फॉर्मेट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहुंच नियंत्रण प्रणाली का एक उदाहरण है। एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का एक एग्जाम्पल है। क्या? वाईफाई, हॉटस्पॉट, आवाज या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन या इंटरनेट आपका, इनमें से क्या एक्सेस कंट्रोल का एक उदाहरण है? अब इस क्वेश्चन को थोड़ा सा आप समझो। इसका आंसर है वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। अब क्यों होगा? वो इसलिए होगा कि आप कोई डिवाइस एक्सेस करना चाहते हो तो आजकल डिवाइसेस कई तरह की आती हैं जिसमें कई तरह के सिक्योरिटी सिस्टम आते हैं। एक तो जैसे मैंने बताया आप फिंगरप्रिंट वाला सिक्योरिटी सिस्टम आता है। एक आपका फेस आपका जो है रिकॉग्नाइज करता है, पैटर्न मैचिंग बोलते हैं, वो भी आपका फेस को मैच करता है। एक आपका वॉइस कंट्रोल भी आता है जिसमें आप बोलोगे, पहले से आपका एक आवाज का नमूना वहां पर स्टोर होगा, आप बोलोगे और आपकी आवाज के द्वारा वो लॉक ओपन हो जाएगा। तो ये भी एक वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी आपका एक सिक्योरिटी सिस्टम का उदाहरण है। तो इसका आंसर क्या बनेगा आपका? वॉइस रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, आया समझ? ये क्वेश्चन भी आपका सिक्योरिटी से ही संबंधित है आपका। और पैटर्न मैचिंग का ही एक उदाहरण है। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन भी किसका उदाहरण है आपका? पैटर्न मैचिंग का ही एक उदाहरण है। एक ऐसी तकनीक है जो यूजर को धोखे से उस लिंक पर क्लिक करवाती है जिसे वे क्लिक करने का इरादा नहीं रखते हैं। ठीक है, आपने कई बार देखा होगा, आप वेबसाइट यूज करते हो, आप कुछ क्लिक करना चाहते हो, कुछ क्लिक हो जाता है। ऐसा देखने में आता है कि हमने क्लिक तो कुछ कर रहे थे और क्लिक कुछ हो गया। तो ये अपने आप नहीं होता है, ऐसा नहीं कि अपने आप हो जाता है। ये बाकायदा इसके लिए एक टेक्निक का उपयोग होता है कि आप कुछ क्लिक करोगे और होता कुछ और है। क्लॉकिंग, फिशिंग, स्पैमिंग और क्लिक जैकिंग। तो ये जो टेक्निक होती है इसको क्लिक जैकिंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है आपका? क्लिक जैकिंग। क्लिक जैकिंग टेक्निक होती है जिसके द्वारा आप कुछ अलग क्लिक करना चाहते हैं और अलग क्लिक होता है आपका। क्लॉकिंग कुछ होता नहीं है, स्पैमिंग कुछ होता नहीं है, फिशिंग जरूर होता है आपका। इंटरनेट में फिशिंग होता है सूचनाओं को चुराने की प्रक्रिया, तो वो यहाँ पे पूछा नहीं गया है आपका। इंफॉर्मेशन को हैक करना, हैकर्स के द्वारा जानकारियां चुराई आती हैं नेटवर्क पर, उसको फिशिंग कहा जाता है। तो वो एक अलग चीज है आपका, बट यहाँ पर क्लिक जैकिंग है, आप इसको याद रखना। लेजर पेंटर का उपयोग करता है। कौन करता है लेजर पेंटर का उपयोग? लेजर पेंटर किसका उपयोग करता है? इंक कॉर्टेज का, टोनर कॉर्टेज का, पेंट का या रिबिन का? तो देखो भाई, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है और मैं इसको बता भी चुका हूं। लेजर पेंटर कॉर्टेज का उपयोग करता है। कौन सी कॉर्टेज का? टोनर कॉर्टेज का। इंक कॉर्टेज का उपयोग कौन करता है? आपको मैंने बताया हुआ है, आपका इंकजेट प्रिंटर। ठीक है,
रिबन का उपयोग कौन करता है? डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये तीनों अलग अलग है आपका, तो इसका आंसर टोनर कॉर्टेज बनेगा, टोनर कॉर्टेज का उपयोग करता है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंट के प्रतीक्षा समय को कम कर देता है, वेटिंग टाइम को, वेटिंग टाइम कम हो जाता है डॉक्यूमेंट का, ठीक है। प्रिंटर पूलिंग, प्रिंटर शेयरिंग, अतिरिक्त ड्राइवर, प्रिंटर पोर्ट, कौन करता है? अब इसमें पूछा क्या गया है, आप थोड़ा क्वेश्चन समझें कि मान लो आप एक नेटवर्क से जुड़े हुए हैं और 5 कंप्यूटर नेटवर्क में लगे हुए हैं और एक प्रिंटर लगा हुआ है। तो आपने प्रिंट कमांड दी, आपसे पहले किसी और व्यक्ति ने प्रिंट कमांड दी है, तो आपको वेट करना पड़ेगा जब तक उस व्यक्ति का प्रिंट आउट नहीं निकल जाता है। इसका सॉल्यूशन क्या है? आपका वेटिंग टाइम कैसे कम हो सकता है? आप दूसरे प्रिंटर का यूज करो, तो यहां पर प्रिंटर पूलिंग उपयोग में आएगा आपका। प्रिंटर पूलिंग शब्द जो होता है वो प्रिंटर्स के समूह के लिए होता है जिसको नेटवर्क पर उपयोग में लाया जाता है। यानी कि एक से ज्यादा प्रिंटर्स के समूह को आप नेटवर्क से जोड़ते हैं तो वो क्या कहलाता है? प्रिंटर पूलिंग कहलाता है। नेक्स्ट, सरल हार्मोनिक गति को आवृत्ति गति के रूप में परिभाषित किया जाता है, जिसमें क्या होता है? त्वरण निश्चित बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक नहीं, त्वरण निश्चित बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक, त्वरण परिवर्तनीय बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक, त्वरण परिवर्तनीय बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक नहीं। तो त्वरण निश्चित बिंदु से इसकी दूरी के अनुपातिक नहीं, ये आपका नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका जो पूछा गया है, ठीक है। पर आप देखो क्या होता है, 52 क्वेश्चन है, तो सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आते हैं कि मैं हमेशा बोलता हूं कि 52 में से करीबन 3, 4, 5 क्वेश्चन तो आप ये मान के चलो कि बिल्कुल ही आउट होंगे, आपको ये क्वेश्चन उन्हीं में से आप मान सकते हैं। पर अभी तक जितने 20 क्वेश्चन मैंने बताया, 20 में से 19 क्वेश्चन जो है आपके ऐसे क्वेश्चन है जो कि बिल्कुल पढ़े हुए क्वेश्चन है, पढ़ाई हुए क्वेश्चन है, और आप आसानी से जिनके आंसर दे सकते थे अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो, ठीक है। आगे देखते हैं। डायलेशन एक छवि में ऑब्जेक्ट की सीमाओं के लिए पिक्सल को, जबकि इरोशन ऑब्जेक्ट की सीमाओं पर पिक्सल को क्या करता है? दो शब्द आपको यहां पर है, डायलेशन और इरेशन। अब जिसकी इंग्लिश अच्छी है ना वो इस क्वेश्चन का आंसर दे सकता है। डायलेशन का मतलब होता है आपका बढ़ाना, बढ़ाव करना, बढ़ाना, और इरेशन का मतलब होता है कटाव करना यानी कि कम करना। तो वैसे ही आप आंसर निकाल सकते हो। क्या होगा? बढ़ाना, तो पहले आएगा डायलेशन पिक्सल को क्या कहता है? बढ़ाता है, बढ़ाता है यानी कि जोड़ता है, एक्स्ट्रा पिक्सल्स को जोड़ता है। और इरेशन का मतलब होता है कटाव यानी कि कम करता है यानी कि हटाता है। तो इसका आंसर होगा जोड़ता है तथा हटाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका इमेज से रिलेटेड है। इमेज के जो बाउंड्रीज होती है उनको आप कैसे इमेज को क्रॉप करते हैं, तो इमेज में क्रॉपिंग में पिक्सल्स को बढ़ाना या घटाने से रिलेटेड आपका ये क्वेश्चन है। कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में वीपीएन का क्या अर्थ होता है? ठीक है, वीपीएन वर्टिकल पर्सनल नेटवर्क, वर्बल प्राइवेट न्यूज, वर्चुअल प्राइवेट न्यूज, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। तो देखो ये ऐसा है कि वीपीएन का मतलब होता है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। बहुत बार मैं बता चुका हूं जब नेटवर्क पढ़ाता हूं। इट इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। सो वीपीएन का मतलब है वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। नेक्स्ट है, कंप्यूटर प्रिंटर में तीव्रता होते हैं जो संचार तुल्यांकन कैसे प्राप्त होता है? अब ये थोड़ा हिंदी में समझने में कठिनाई है इस क्वेश्चन को, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में भी लिखा है। एज कंप्यूटर आर फास्टर देन प्रिंटर, हाउ इज द कम्युनिकेशन अचीव? यानी कि प्रिंटर की तुलना में कंप्यूटर की गति कैसी होती है? तेज होती है। तो फिर इनमें कम्युनिकेशन कैसे हो पाता है प्रिंटर और कंप्यूटर में? ठीक है, तो प्रिंटर पोर्ट को सुधार कर, प्रिंटर बफर का उपयोग करके, प्रिंटर निर्माण प्रक्रिया में परिवर्तन करके, और नया प्रिंटर खरीद कर। तो इसमें आएगा आपका प्रिंटर बफर का प्रयोग करके, यानी प्रिंटर बफर का उपयोग करके आप दोनों की गति के तालमेल को बिठा सकते हैं। यानी कंप्यूटर तेज है, प्रिंटर स्लो है, तो वहां पर प्रिंटर बफर का उपयोग कर सकते हैं आप, जिससे कि कम्युनिकेशन जो है उनके बीच में संचार जो है वो आपका सही बनाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलियन चक्र प्रति सेकंड में मापे गए कंप्यूटर की निर्देश प्रसंस्करण चाल को संदर्भित करता है? ये भी क्वेश्चन थोड़ा हिंदी में अलग है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू द इंस्ट्रक्शंस प्रोसेसिंग स्पीड
इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड को पूछा गया है ऑफ अ कंप्यूटर मेजर्ड इन मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड, यानी कंप्यूटर की इंस्ट्रक्शन प्रोसेसिंग स्पीड जो मिलियन ऑफ साइकिल पर सेकेंड में मापी जाती है, इसे क्या कहा जाता है? सीक टाइम, वर्ड रेट, एक्सेस टाइम, क्लॉक रेट। तो देखो भाई ऐसा है, इसमें प्रोसेसिंग स्पीड को मापा जाता है मिलियन पर सेकंड में, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको क्लॉक रेट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आपका क्लॉक रेट, है ना। आपका सीपीयू कितनी तेज गति से प्रोसेसिंग करता है, इसको क्लॉक रेट में मापा जाता है मिलियन पर सेकंड में, ठीक है। सीक टाइम, एक्सेस टाइम ये अलग चीज है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा सीपीयू से प्रोसेस को उठाने और पहुंचाने में लगने वाला समय है आपका, ठीक है। तो ये एक अलग है, सीक टाइम और क्या आपका एक्सेस टाइम। नेक्स्ट है, इंटरनेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, यानी कि फॉल्स है? एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइट संग्रहित की जाती हैं। ईमेल का उपयोग इंटरनेट पर संचार जानकारी को साझा करने के लिए किया जाता है। सोशल मीडिया लोगों को विभिन्न तरीके से जुड़ने और ऑनलाइन समुदाय बनाने की अनुमति देता है। वर्ल्ड वाइड वेब विभिन्न वेबसाइटों का संग्रह है। अभी आपको देखो यह एक चीज दो पॉइंट है, पहला और चौथा, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ये क्या बोल रहा है कि क्लाइंट कंप्यूटर वेबसाइट को संग्रह होता है आपका, जबकि ये बोल रहा है कि वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट का संग्रह होता है। तो वर्ल्ड वाइड वेब वेबसाइट का संग्रह होता है, ना कि क्लाइंट कंप्यूटर वेबसाइट का संग्रह होता है, ठीक है। तो पहला वाला इसका आंसर बनेगा, ठीक है। एक क्लाइंट कंप्यूटर वह जगह है जहां वेबसाइट संग्रहित की जाती है, ये असत्य है। असत्य को पूछा गया है, सत्य का नहीं पूछा गया है, तो असत्य कथन यही है आपका। वेब ब्राउजर क्या होता है? बहुत आसान आंसर है आपका। वेब ब्राउजर इट इज अ टाइप ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है ये आपका। नेक्स्ट क्या है? वेब पेज निम्नलिखित में से किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? तो वेब पेज को किस फॉर्मेट में सेव किया जाता है? तो वेब पेज को HTML में सेव किया जाता है, HTML फॉर्मेट में सेव किया जाता है। बाकी HTTP तो आपका प्रोटोकॉल होता है, वेब पेज को ट्रांसमिट करने के लिए उपयोग में आता है। डॉक्यूमेंट फॉर्मेट में सेव होता नहीं है। URL वेब पेज का कंप्लीट एड्रेस होता है नेटवर्क पर, ठीक है। तो फॉर्मेट क्या आता है? HTML आता है। आप कोई भी वेब पेज बनाओगे और जो बनाते होंगे वेब पेज उनको जानकारी भी होगी, .html लगता है आपका वेब पेज के लिए, ठीक है। प्रणाली का मुख्य उद्देश्य सीपीयू, ग्राफिक्स कार्ड इत्यादि जैसे महत्वपूर्ण उपकरणों में गर्मी को आसपास की हवा से मिश्रित करना होता है। SMPS, सीपीयू हीट सिंक, सीपीयू एयर कंडीशनर, रैम। अभी देखो क्या होता है, सीपीयू के ऊपर एक फैन आपका हीट सिंक लगाया जाता है, ठीक है, जो कि सीपीयू की जो हीट निकलती है उसको कंट्रोल करता है। तो इसका आंसर है सीपीयू हीट सिंक। ये आपका दिखाई दे रहा होगा, ये इसको सीपीयू हीट सिंक बोलते हैं। ये सीपीयू के ऊपर लगाया जाता है आपका, जिससे सीपीयू आपका कूल बना है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं? सीपीयू हीट सिंक। ये ध्यान रखना आपको। नेक्स्ट, अनुक्रिया समय यानी कि रिस्पॉन्स टाइम और संदेश प्रणाली थ्रूपुट को बढ़ाने के लिए कर्नेल आंतरिक डेटा बफर के पूल को अनुरक्षित करके डिस्क स्पेस की आवृत्ति को कम करता है। इसे क्या कहा जाता है? ठीक है, स्वैपिंग, बफर कैश, स्पूफिंग और पूलिंग। तो इसको बफर कैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? आपका बफर कैश, ठीक है। नेक्स्ट, स्क्रीन सेवर का उपयोग करने से क्या होता है? ये क्वेश्चन एक बार पहले भी आ चुका है। बिजली की खपत कम होती है, बिजली की खपत नहीं होती है, बिजली की खपत बढ़ जाती है या बढ़ सकती है, कंप्यूटर हाइबरनेशन मोड में चला जाता है। तो कब बिजली की खपत बढ़ सकती है, यानी कि अगर आप स्क्रीन सेवर का उपयोग करते हैं तो ऐसा नहीं कि बिजली की खपत नहीं होगी, बल्कि बिजली की खपत बढ़ सकती है। मे बी चांस की बिजली की इलेक्ट्रिसिटी कंजप्शन और ज्यादा होने लग जाए, ठीक है। नेक्स्ट, इंटरनेट के माध्यम से सामान या सुविधाओं की खरीद बिक्री को क्या कहते हैं? सामान या सुविधाओं को खरीदने या बेचने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आसान क्वेश्चन है, मुझे लगता है आता होगा। ई कॉमर्स, इंटरनेट, ईमेल और आइकन। तो इसका आंसर होगा ई कॉमर्स। इसका एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। इलेक्ट्रिकली किया गया कमर्शियल काम क्या कहलाता है? ई कॉमर्स कहलाता है। कमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक लेन देन, ठीक है। एक वैश्विक कंप्यूटर नेटवर्क जो विभिन्न प्रकार की सूचना और संचार सुविधाएं प्रदान करता है, जिसमें मानकीकृत संचार प्रोटोकॉल का उपयोग करते हुए परस्पर जुड़े हुए इंटरकनेक्टेड नेटवर्क शामिल होते हैं। क्या कहलाता है आपका?
ठीक है। तो अब यहाँ पे आप पढ़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम पूछा गया, कौन सा कंप्यूटर नेटवर्क जो वैश्विक है, वैश्विक है ना, पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आपका पूरे विश्व में फैला हुआ है। कौन सा, ईमेल तो होता नहीं है वही कंप्यूटर नेटवर्क, पेज भी नहीं होता है, सेलुलर फोन भी नहीं होता, बहुत आसान आंसर है इसका, इंटरनेट आपका बनेगा। इंटरनेट का मतलब ही होता है इंटरनेशनल नेटवर्क, नेटवर्क जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, आपका इंटरनेशनली फैला हुआ है, ठीक है। तो यही होगा इसका आंसर। अगला, इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर का उदाहरण है, वेब ब्राउजर कौन सा है ये पूछा गया है, ठीक है। अभी जिसने भी पढ़ा हुआ है इसका आंसर बता सकता है। ओपेरा, ओपेरा एक वेब ब्राउजर है आपका, ओपेरा, सफारी, मोजिला फायरफॉक्स, और आपका विंडोज के लिए विंडोज में आता है माइक्रोसॉफ्ट एज, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल क्रोम, ऑल दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेब ब्राउजर। तो ब्राउजर का नाम है ओपेरा। किसी नेटवर्क के माध्यम से अन्य लोगों को पत्र जैसे कुछ संदेश भेजना क्या कहलाता है, ठीक है। नेटवर्क के माध्यम से पत्र लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, सीधा सीधा क्वेश्चन है आपका। तो मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा, इसको ईमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका, इलेक्ट्रॉनिक मेल। एफटीपी तो एक प्रोटोकॉल होता है जो मैसेज ले जाता है। ब्राउजिंग यानी कि इंफॉर्मेशन को सर्च करना या ढूंढना या कंप्यूटर को मतलब इंटरनेट को यूज करना ही ब्राउजिंग है। वेबसाइट को ओपन करना, ये सब क्या है आपका, ब्राउजिंग कहलाती है। क्रॉलिंग है, ये कॉलिंग नहीं है, क्रॉलिंग है आपका। क्रॉलिंग क्या होता है, किसी आप जो है सर्च इंजन पर वेबसाइट को जो सर्च करते हैं, तो जो टेक्स्ट टाइप करते हो, जो इंफॉर्मेशन आती है आपकी कलेक्ट होकर के, वो क्रॉलिंग कहलाती है, ठीक है। एमएस एक्सेल, अब ये एमएस एक्सेल का क्वेश्चन है। एमएस एक्सेल में अगली सेल की सामग्री का चयन करने के लिए शिफ्ट के साथ में किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। यानी कि आप नेक्स्ट सेल को सिलेक्ट करना चाहते हो, वर्तमान सेल तो आपका सिलेक्ट है ही है, अगला सेल भी सिलेक्ट करना चाहते हो, तो क्या कुंजी दबाओगे, एंटर, टैब, स्पेस बार, एरो की। तो आप एरो की दबाएंगे, क्या दबाएंगे आप, एरो की। शिफ्ट के साथ में आप लेफ्ट एरो दबाओगे तो लेफ्ट सेल सिलेक्ट हो जाएगा, डाउन एरो दबाओगे तो डाउन सेल सिलेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एमएस वर्ड में अगले फलक यानी कि पेन या फैम में जाने के लिए किस फंक्शन की कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो F1, F2, F5, F6। तो देखो नेक्स्ट पेन में जाने के लिए F6 होता है आपका, कंट्रोल F6, और आपका F6 का यूज होता है अगले पेन में जाने के लिए। एमएस पावर पॉइंट में एक पैराग्राफ जिसे नीचे के लिए कुंजी एक पैराग्राफ नीचे जाने के लिए कुंजी संयोजन क्या होगा। यानी कि एक पैराग्राफ नीचे जाना है आपका, डाउन एरो, कंट्रोल प्लस डाउन एरो, शिफ्ट प्लस डाउन एरो और अल्ट प्लस डाउन एरो। तो इसका कंट्रोल प्लस डाउन एरो होगा, ये सारे बताए हुए हैं आपके, पहले भी आ चुके हैं क्वेश्चन और मैंने सारे सॉल्व करवाए हुए हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या कॉलम चार्ट की एक मान्य श्रेणी नहीं है। यानी कि निम्न में से क्या एक कॉलम चार्ट नहीं है। तो आपको मैंने सारे चार्ट और उनके सब टाइप लिखवाए हुए हैं, अगर आपको याद हो, ठीक है। क्लस्टर्ड, स्टैक, स्टॉक और 3D। अब आपको याद होना चाहिए क्लस्टर्ड और आपका स्टैक और 3D, ये तीनों कॉलम चार्ट होते हैं, बट स्टॉक चार्ट तो एक अलग ही चार्ट होता है आपका, ठीक है। मैंने बताया था इसको कैंडलस्टिक चार्ट भी बोलते हैं, स्टॉक चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट भी कहा जाता है। चार्ट में स्वचालित रूप से अद्यतन शीर्षक प्राप्त करने के लिए आप एमएस एक्सेल सीट पर किसी भी सेल में चार्ट का शीर्षक कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, जोड़ सकते हैं, मिला सकते हैं, लिंक कर सकते हैं, अटैच कर सकते हैं। मतलब किसी भी सेल को आप चार्ट के टाइटल के साथ क्या कर सकते हैं, तो लिंक कर सकते हैं। अपन क्या कर सकते हैं, लिंक, ठीक है। आप उस सेल में जो भी टाइप करोगे वही चार्ट का टाइटल बन जाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। एमएस एक्सेल में सेल की सामग्री को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन की का उपयोग होता है। कई बार मैंने आपको बताई हुई है, F8, F2, F10, F11। तो इसमें आपका F2 होता है। कौन सा होता है आपका, F2। सेल कंटेंट एडिट करने के लिए F2 होता है आपका, ठीक है। एमएस वर्ड 2003 में निम्न में से कौन सा विकल्प इंसर्ट के अंदर पिक्चर में उपलब्ध नहीं होता है आपका। अब ये वर्ड 2003 का पूछा गया है, ठीक है। ऑप्शन क्या है, होस्ट, वर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट और चार्ट। अब देखो आप कंफ्यूज मत हुआ करो ऐसे क्वेश्चन में। इसमें क्या है कि अब चाहे वर्ड 3 हो, चाहे 13 हो, चाहे 7 हो, चाहे 16 हो, किसी में भी
इंसर्ट के अंदर, पिक्चर के अंदर होस्ट कमांड नहीं मिलती है आपकी। बर्ड आर्ट, क्लिप आर्ट, चार्ट, ये तो सब में मिलती है, अपन ने भी पढ़ा हुआ है, जो 16 के अंदर भी मिलती है, 13 में भी मिलती है। होस्ट कमांड कहीं नहीं मिलती है आपकी, तो इसका आंसर होगा आपका होस्ट कमांड। ठीक है। एमएस वर्ड में फॉन्ट समूह में इस आइकन का अर्थ क्या होता है? तो अब ये जिन्होंने पढ़ा हुआ है आपका होम टैब के अंदर, फॉन्ट ग्रुप के अंदर होता है, और ये आपका चेंज केस कमांड है। कौन सी कमांड है आपकी? चेंज केस। कितने केस मिलते हैं आपको? 5 केस मिलते हैं इसमें आपका। सेंटेंस केस, टोगल केस, अपर केस, लोअर केस और कैपिटलाइज ईच वर्ड। तो चेंज केस कमांड कहा जाता है आपका। मैंने बोला है आपको, मैं हमेशा बताता हूं कि इस कमांड में से हमेशा क्वेश्चन आता है आपका। ठीक है। रघु ने पेपर आकार को अनुकूलित किया है, जिसे वह लेआउट मेन्यू के अंदर पेज सेटअप में की सहायता से देख सकता है। तो क्या कह सकता है आपका? प्रीव्यू। अब अनुकूलित का मतलब क्या? उसने कुछ पेज साइज को बदला है, वो उसको कहां से देखेगा आपका? तो प्रीव्यू कमांड से तो देखेगा। देखने का मतलब क्या होता है? व्यू करना। तो प्रीव्यू कमांड से आपका वो देखेगा। जो उसने चेंजेस किया है उसमें, उसको किसकी सहायता से देख सकता है? प्रीव्यू की सहायता से देख सकता है, जो भी उसने चेंजेस किया है उसको। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2016 डॉक्यूमेंट में पेज पर कौन सी मार्जिन स्टाइल ऊपर और नीचे एक एक इंच की जगह देती है और शेष 2 इंच की जगह देती है? अब मैंने आपको 6 मार्जिन लिखवाए हैं, बताए हैं। आपको याद होना चाहिए कि चारों तरफ अगर 1-1 इंच है तो वो नॉर्मल मार्जिन है, चारों तरफ आधा इंच है तो वो नैरो मार्जिन है, और यहां पर वाइड होगा आपका। कौन सा होगा? वाइड। वाइड में क्या आता है? टॉप और बॉटम में तो क्या होता है आपका? 1-1 इंच होता है। लेफ्ट और राइट में 2-2 इंच का होता है आपका। ठीक है। आया समझ में? कोई दिक्कत? मिरर्ड में क्या होता है? अच्छा, मिरर्ड में आपको पता होगा, मैंने क्या बताया है कि साइड में, यानी कि आपको टॉप और बॉटम में तो क्या होता है? 1-1 इंच का होता है, और इसमें लेफ्ट और राइट नहीं होता है, इसमें इनसाइड और आउटसाइड होता है आपका, है ना। एमएस वर्ड में इंडेंट को हटाने के लिए अपने कर्सर को पहली लाइन के आरंभ में रखें और क्या दबाएं? यानी कि अब पैराग्राफ में इंडेंट है आपका। कौन सा इंडेंट? फर्स्ट लाइन इंडेंट। तो आप उसको खत्म करना चाहते हो तो क्या दबाओगे? टैब की, स्पेस बार, शिफ्ट कुंजी और बैक स्पेस। अब जो अगर अपन टैब दबाएंगे तो इंडेंट और बढ़ जाएगा आपका। बैक स्पेस दबाएंगे, बैक स्पेस से क्या हो जाएगा? इंडेंट खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। देखो, क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आते हैं एग्जाम में कि आप सोचे कि सीधा सीधा क्वेश्चन आ जाएगा, ऐसा नहीं है आपका। थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है। ठीक है। और ये वीडियो शेयर भी कर देना, अपने उस पर डाल देना, जो आपका स्टेटस रहता है उस पर डाल देना। नेक्स्ट, लेटर स्पेसिंग से आप क्या समझते हैं? ठीक है। यह आसन्न वर्णों के बीच मानक दूरी को संदर्भित करता है, यह वाक्यों के बीच स्पेस को संदर्भित करता है, यह स्पेस के उपयोग के लिए परिपाटी को संदर्भित करता है, यह आधार रेखा के बीच की दूरी को संदर्भित करता है। अब लेटर स्पेसिंग, लेटर का मतलब क्या होता है? लेटर का मतलब होता है वर्ण। वर्ण यानी कि शब्द, शब्दों के बीच का डिस्टेंस लेटर स्पेसिंग कहलाता है आपका। सीधी सी परिभाषा होगी आपकी। तो वर्णों के बीच की दूरी को संदर्भित करता है, यानी कि पहला वाला इसका आंसर बनेगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाइवट टेबल में की सहायता से हम केवल एक आइटम का चयन करने के बजाय कई आइटमों का चयन कर सकते हैं। किसकी सहायता से कर सकते हैं? रिपोर्ट फिल्टर की सहायता से, रो लेवल्स की सहायता से, समेशन वैल्यूज की सहायता से, या फैमलेट्स की सहायता से। तो आप रिपोर्ट फिल्टर का यूज यहां पर करते हैं। यदि आप एमएस वर्ड में वर्तमान और पूर्ववर्ती पैराग्राफ के बीच स्पेसिंग हटाना अथवा जोड़ना चाहते हैं तो निम्न में से आप किस कुंजी का उपयोग करेंगे? यानी कि पैराग्राफ के मध्य में स्पेस हटाना है या जोड़ना है तो किसका उपयोग करेंगे? कंट्रोल प्लस बैक स्पेस, कंट्रोल प्लस 0, कंट्रोल प्लस एंटर और कंट्रोल प्लस एंड। तो देखो भाई, ऐसा है कि पैराग्राफ के मध्य स्पेस को हटाना या जोड़ना है तो कंट्रोल 0 का उपयोग किया जाता है। डिफॉल्ट स्पेस आपका कितना बताया मैंने? 8 पॉइंट का बताया है। 2 स्पेस रहते हैं पैराग्राफ के मध्य में, एक आफ्टर और एक बिफोर। तो बिफोर कोई स्पेस होता नहीं है, 0 रहता है, और आफ्टर आपका 8 रहता है इसमें, ये आपको याद रखना है। तो कंट्रोल प्लस 0 इसका उपयोग कमांड होगी आपकी। एमएस पावर पॉइंट में किस व्यू, कौन सा व्यू प्रदर्शित करता है कि नोट्स के साथ प्रिंट आउट होने पर आपकी प्रस्तुति कैसी दिखेगी? तो नॉर्मल व्यू, आउटलाइन व्यू,
स्लाइड सॉर्टर व्यू, नोट पेज। ये व्यू में तो बहुत क्वेश्चन आते हैं आपके, और इसमें नोट पेज आंसर होगा आपका। नोट पेज व्यू में क्या होता है कि स्लाइड के साथ में उसका कंटेंट भी दिखाई देता है, नीचे नोट दिखाई देता है, तो स्लाइड आपका नोट पेज व्यू होगा इसका आंसर। एक्सेल का इनमें से कौन सा फंक्शन आपको वर्तमान तिथि और समय देगा? दोनों एक साथ देगा, ठीक है। नाउ फंक्शन होता है, देखो भाई सीधा सा है आपका नाउ, टुडे केवल डेट देता है और नाउ डेट एंड टाइम देता है। अच्छा, मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप इन करंट डेट और करंट टाइम के लिए शॉर्टकट की क्या होगी, ये आप टाइप करना, ठीक है, करंट डेट और करंट टाइम के लिए। और H323 दो मुख्य प्रोटोकॉल हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग तकनीक स्थापित करने हेतु सिग्नल कंट्रोल उपलब्ध कराने के लिए विकसित किए गए हैं। सेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेशन इंटरनेट पैरामीटर, सेक्शन इंटरनेट प्रोटोकॉल, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल। यानी कि दो प्रोटोकॉल हैं जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के अंदर उपयोग में आते हैं। तो सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल ये आपका उपयोग में आता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में। लास्ट क्वेश्चन आज का, निम्नलिखित में से कौन सबसे ज्यादा उपयोग किया जाने वाला स्ट्रीमिंग वीडियो फाइल कंटेनर प्रारूप है? H261, H262, H263 और H264। क्या है इसका आंसर? H262 होगा, नहीं H264 है इसका आंसर आपका। ये MPEG फॉर्मेट की फाइलों के लिए आता है आपका। किसके लिए आता है? MPEG फॉर्मेट की फाइलों के लिए, वीडियो के रूप में या वीडियो को स्ट्रीम करते समय आपका उपयोग में आता है ये फाइल फॉर्मेट, H264 फाइल फॉर्मेट। तो ये टोटल 52 क्वेश्चंस आपके हो गए हैं कंप्लीट। ये एक शिफ्ट का मैंने पेपर सॉल्व किया है। अगली शिफ्ट का पेपर मैं आगे जल्दी इसमें आपको अपलोड करूंगा या लाइव क्लास में आऊंगा, जैसा भी आएगा, जैसा ज्यादा पॉसिबल होगा वो मैं करूंगा, आपको जल्दी ही बता दूंगा मैं, है ना। तब तक के लिए आप लोग इस पेपर को एक दो बार देखें। जहां कहीं अगर क्वेश्चंस में दिक्कत है या आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट में टाइप करें, मैं उसको सॉल्यूशन दूंगा आपको कैसे होगा, ठीक है। और बाकी अगर आप लोकल से हैं यानी शिवपुरी से ही हैं तो क्लास पे आकर के भी मेरे से बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।